स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज। जैसा कि हम पिछली वीडियो में गति पर आधारित कुछ टर्म्स स्टडी कर चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम गति के अन्य समीकरणों पर बात करेंगे, जिनसे हम कुछ टर्म्स दिए होने पर अन्य टर्म्स निकाल सकते हैं। और वो गति के समीकरण कौन कौन से हैं देखते हैं। गति का जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें जो v है वो क्या है? v है अंतिम वेग। u क्या है? u है आपका प्रारंभिक वेग। a है त्वरण और t है समय। तो ये जो पहला गति का समीकरण है ये तब लागू होगा जब कोई वस्तु u वेग से गति करना प्रारंभ करे और हमें t समय पश्चात उसकी वेग की गणना करना हो। जब उसमें एक्सीलरेशन दिया हुआ हो तब हम क्या करते हैं कि गति के पहले समीकरण को अप्लाई करके वहाँ पे हम अंतिम वेग को फाइंड कर सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण तब लागू होता है जब कोई वस्तु एक लीनियर वे पे अपनी गति को दोहराती है और उसमें एक्सेलरेशन a होता है। तब हम t समय के पश्चात यदि हमें दूरी की गणना करनी होती है तब हम गति का सेकेंड समीकरण अप्लाई करते हैं। और यदि हमें समय ज्ञात नहीं है और केवल ये ज्ञात है कि प्रारंभिक बिंदु से चलते हुए अंतिम बिंदु तक कोई भी पार्टिकल s दूरी तय करता है और उसमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो, तो अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए हम गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करते हैं, जो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये जो गति के समीकरण लागू होते हैं तो ये गति के समीकरण लीनियर जब गति होती है, एक समान रेखीय गति होती है, तब हम इन गति के समीकरणों को लागू करते हैं। लेकिन होता क्या है कि यदि कोई पार्टिकल पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंका जाए या पृथ्वी तल के ऊपर से पृथ्वी की ओर नीचे गिराया जाए, तब उसमें हम इसमें कुछ संशोधन हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं कि जब किसी कण को पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो a बराबर -g हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। यदि कोई भी वस्तु पृथ्वी तल की ओर गिरेगी तो पृथ्वी g एक्सीलरेशन से उसको अपनी तरफ खींचेगी, और यदि हम उसके विपरीत दिशा में गति करा रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ वस्तु को फेंक रहे हैं, तो होगा क्या कि वो जो गति होगी वो g का इफेक्ट जो है उसके विपरीत दिशा में वर्क करेगा। इस वजह से जो एक्सीलरेशन होगा वो वहाँ पे -g होगा। तो यदि हम इन गति के तीनों समीकरणों में एक ही जगह -g पुटअप कर दें तो यहाँ पे हमको वो गति के समीकरण आ जाएंगे जो किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंकने के लिए हमें अन्य राशियों को निकालना होगा। यदि इसी पर हम बात करें कि यदि किसी कण को पृथ्वी तल के ऊपर से पृथ्वी की तरफ गिराया जाए या फेंका जाए, दो टर्म्स हो सकते हैं। यदि हम केवल उस वस्तु को छोड़ देंगे और वो वस्तु पृथ्वी की तरफ आएगी तो वो हम जो प्रारंभिक वेग देंगे वो शून्य
प्रारंभिक वेग देंगे, वहाँ पे u जो है वो 0 होगा। लेकिन यदि हम किसी छत पर खड़े हैं या किसी मीनार पर खड़े हैं, वहाँ से किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे u होता है, वहाँ पे हम कोई ना कोई उसको प्रारंभिक वेग देते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसको रख देंगे तो ये आ जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे s की जगह h आ जाएगा, क्योंकि अब हम दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं। अब इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं कि जब कण पृथ्वी तल की ओर गति करे तथा u बराबर 0 हो, तो वहाँ पे हो जाएगा v बराबर AT gt, और h बराबर हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh। तो ये गति के समीकरण भिन्न भिन्न सिचुएशंस पर डिफरेंट टाइप के होते हैं। वहाँ पे कहीं a g बन जाता है जब पृथ्वी तल की ओर गति होती है, जब पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ गति होती है तो a माइनस जी बन जाता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी अप्लाई होता है, गति से संबंधित फॉर्मूला है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये वाले हैं, तो फिर भी समझ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम से में सीधा ये पूछ देता है। तो जैसे ये कहे कि कोई किसी कण ने चलना प्रारंभ किया या कोई वेग से चलना प्रारंभ किया, 5 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से चलना प्रारंभ किया, तो 9वें सेकेंड पर वो कितनी दूरी तय कर लेगा। अगर ये इस तरीके का आता है तो ये होता है कि nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, ये Sn जो है वो है Sn को यहाँ लिख देते हैं कहीं, Sn है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस 1/2 स्मॉल a 2n माइनस 1। अब कि यहाँ पे जब हम समझते हैं कि अभी तक हमने जो गति के समीकरण पढ़े वो पढ़े एक समान रूप से गति के लिए। जब एक समान रूप से गति हो रही हो, प्रत्येक समय पर जो उसकी दूरी तय की जा रही है वो बराबर मात्रा में दूरी तय की जाए, ना तो उसका वेग या वेग एक समान हो, तब हम गति के समीकरणों को लागू करेंगे। लेकिन यदि हम प्रति क्षण ये महसूस करें कि प्रति क्षण उसके द्वारा तय की गई दूरी डिफरेंट टाइप की है, तो हम उस गति को बोलते हैं अपरिवर्ती गति। ठीक, तो अपरिवर्ती गति में क्या होता है, अपरिवर्तित गति में जो दूरी होती है या वेग होता है वो t पर निर्भर करता है। और t पर निर्भर करने का मतलब ये होता है कि प्रत्येक क्षण उसका समय बीतने के साथ साथ उसके द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो डिफरेंट टाइप की दूरी तय की जाएगी और उसका डिफरेंट टाइप का वेग होगा। तो वहाँ पे हम प्रत्येक क्षण किसी भी गति को समझने के लिए कि उसके द्वारा किसी बिंदु पर किसी क्षण कितना वेग होगा या कितना एक्सेलरेशन होगा, उसको समझने के लिए हम तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करते हैं। तात्क्षणिक का मतलब होता है इंस्टेंट, उसमें होता है कि किसी भी बिंदु पर सूक्ष्म समय अंतराल में जो दूरी होती है वो तात्क्षणिक वेग कहलाती है। और यहाँ सूक्ष्म समय अंतराल में जो वेलोसिटी होती है किसी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पर तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है। और इसका सूत्र होते हैं तात्क्षणिक वेग बराबर v बराबर dx/dt और तात्क्षणिक त्वरण a बराबर होता है dv/dt। तो यहाँ पे यदि हम
v की जगह dx बटे dt रखेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटे dt स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछ देता है कि तात्क्षणिक त्वरण किसके बराबर होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे तो एक ऑप्शन आपका ये वाला दिया होगा। और किन्हीं एग्जाम में ये वाला इस तरीके का दे देता है कि x बराबर at प्लस bt स्क्वायर है तो t बराबर 5 सेकेंड पर वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें यदि हमें इस तरीके का ज्ञात करना है तो हमें अवकलन तथा समाकलन का ज्ञान होना चाहिए। और अवकलन तथा समाकलन काफ़ी स्टूडेंट्सों ने इंटर में पढ़े ही होंगे, फर्स्ट ईयर और इंटर में जिनकी मैथ रही होगी तो उन्होंने पढ़े होंगे। अगर नहीं भी रही होगी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा भारी कैलकुलेशन, वहाँ पे इतना ज़्यादा अवकलन और डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा कि ज़्यादा कठिन दिया जाए, तो केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है, बहुत सरल दिया जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे dx बटे dt निकालेंगे तो इसमें ये होता है कि जब t का हम अवकलन करते हैं तो 1 होता है, t का अवकलन 1 होता है। और जब हम bt स्क्वायर का करते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो घात लगी होती है वो आगे आ जाती है, तो ये 2bt और ये घात में से 1 घटा देंगे अर्थात 2 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2bt। अब यहाँ पे हम एक और ज्ञात करेंगे डी स्क्वायर एक्स बटे dt स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे ये वाले टर्म्स का। तो अब इसका अवकलन करेंगे यदि तो a का मान, तो यदि एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का जब हम अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 2bt का अवकलन करेंगे तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि at का अवकलन जब किया था तो केवल a आया था, तो हम 2bt का अवकलन करेंगे तो केवल और केवल 2b आएगा। अब हम यहाँ से समझते हैं कि अभी हमको क्या पूछ रहा था, वेग। तो वेग बराबर हम जानते हैं कि dx बटे dt, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, और a बराबर डी स्क्वायर एक्स बटे dt स्क्वायर, तो ये a है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, t बराबर 5 सेकेंड पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे v 5 सेकेंड पर ज्ञात करना है, तो a प्लस 2b गुणा 5, तो ये आ जाएगा a प्लस 10b, इतना वेग होगा। और यदि यहाँ पे हम करें तो यहाँ पे 2b, क्योंकि यहाँ पे t का मान रखने के लिए है ही नहीं, t है नहीं यहाँ पे, तो t का मान कुछ रखेगा नहीं, 2b हमारा आंसर आएगा। तो जब इस तरीके के सवाल अगर आए जिसमें तात्क्षणिक वेग तथा तात्क्षणिक त्वरण को ज्ञात करना हो और t पर डिपेंडेंसी अगर किसी टर्म्स की दिया हो, या v दिया हो या x दिया हो, तो हम ये दोनों टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके का फॉर्मूला लगाकर। अब हम बात करते हैं ग्राफ की विवेचना करते हैं। अभी हमने गति के विषय में तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो पढ़ लिए कि गति के समीकरण कौन कौन से लागू हो सकते हैं, उसमें कैसे हम मान रख के किसी भी अन्य राशि की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने तात्क्षणिक वेग तथा तात्क्षणिक त्वरण पर भी बात किया, जिसके फॉर्मूला आप एक नोट कर लें, और उससे किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं 2-4 क्वेश्चन आप कर लें। और चलिए अब ग्राफ पे बात करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ग्राफ से भी क्वेश्चन दे देते हैं कि ग्राफ में ये होगा कि ये सरल रेखा होगा, कि पैराबोला होगा, कि हाइपरबोला होगा, इस तरीके से भी दे दिए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन का भी उल्लेख किया गया है, और तो हम उस विस्थापन को समय के साथ किस तरीके से कर्व पर दिखाएं और उससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि विस्थापन और समय, तो यदि हम बात करें कि एकांक समय में तय किया गया जितना विस्थापन होता है उसको हम वेग कहते हैं, और समय के साथ ये विस्थापन क्या है कि इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक लीनियर, जो इसका वेग का ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। यहाँ पे जो वेग होगा वह एक सरल रेखा को इंडिकेट करेगा।
अब इसमें हम दो गतियों का स्टडी कर रहे हैं। दो पिंड हैं जिनमें से एक तो पिंड ए है, एक पिंड बी है, और ये पिंड जो है यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इससे अल्फा 1 एंगल निर्मित कर रही है, और जो बॉडी बी है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अल्फा 2 एंगल निर्मित कर रही है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि ये ग्राफ दे देगा, उसमें कहेगा ए की चाल ज़्यादा होगी कि बी की चाल ज़्यादा होगी। तो अब कितने मिनट का, हाँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें ए और बी जो दो बॉडी हैं तो इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 कोण निर्मित कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ए बी और एक पता लगा सी भी दे सकता है आपको, यहाँ पे जैसे सी कर दे, यहाँ अल्फा 3 कर दे, तो ये इसमें कह दे कि ए बी सी में किसकी चाल अधिकतम होगी या किसकी चाल न्यूनतम होगी, या उनकी चाल का बढ़ता हुआ क्रम लिखो या उनकी चाल का घटता हुआ क्रम लिखो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें ये होगा कि जिसका ग्राफ का ढाल जितना बड़ा होगा, विस्थापन समय ग्राफ में ये ध्यान रखना है कि जिस कण का ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सापेक्ष जितना ज़्यादा होगा, प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी, उसका चाल उतनी ही अधिक होगी, उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अल्फा 1 निर्मित कर रहा है, और बी जो है वो अल्फा 2 निर्मित कर रहा है, और अल्फा 1 चूँकि बड़ा है अल्फा 2 से, और सी जो है वो अल्फा 3 निर्मित कर रहा है, और अल्फा 3 जो है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अल्फा 1 है, जो ए की प्रवणता है, वो अल्फा 2 और अल्फा 3 अर्थात बी की और सी की प्रवणता से ज़्यादा है। इस वजह से ए की चाल या वी ए कह दो, वी ए इज ग्रेटर दैन वी बी इज ग्रेटर दैन वी सी, ए की चाल बी और सी से ज़्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बात करते हैं फिर अगले वीडियो में और टर्म्स और गति से संबंधित अन्य टॉपिक्स को समझेंगे। और सरस्वती क्लासेज को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करते रहें वीडियो।